Bismillahirrahmanirrahim. Geriatric nutrition and multicultural issues. आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशली उन सोसाइटीज के लिए जहाँ पे एक से ज्यादा नेशंस के लोग जो हैं वो रहते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा कल्चर्स पाए जाते हैं। तो अपेरेंटली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इस तरह के कंट्रीज में ये सिचुएशन इतनी वाज़े तौर पे फेस नहीं करनी पड़ती। मेजॉरिटी जो है यहाँ की वो लोकल लोगों पे कंसिस्ट करती है। और मल्टीकल्चरल कहाँ पे मल्टीकल्चर ज़्यादा डेवलप हुआ है कि जहाँ पे लोगों ने इमिग्रेशन के थ्रू जो है वो एक्सेस हासिल की है। और पर्पसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कोई जो है वो बेटर लाइवलीहुड के लिए मूव करता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूव करते हैं, क्वालिटी लाइफ के लिए मूव करते हैं। जैसे हम विलेज लेवल पे देखते हैं, लोग कहते हैं हम शहरों में इसलिए जा रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सके और वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज जो है वो बेहतर मिल जाएंगी, रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं। तो कोई भी मोटिव हो सकता है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इस टॉपिक का अगर देखा जाए तो रेलेवेंसी इस सेंस में बनती है कि जो डाइटिशियंस हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर जब ये लोग काम करते हैं तो इनको जब भी इन्होंने मील प्लान बनाना हो तो वो इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें। इंडिविजुअल्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है, जो एक अहम कंपोनेंट है मील प्लानिंग के अंदर, उसको भी ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ उसकी जो एथनिसिटी है, उसका जो रिलीजन है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी तक हमने न्यूट्रिशन जो है इसके रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया है, स्पेशली नर्सिंग होम्स के अंदर, असिस्टेंट लिविंग रेजिडेंसीज के अंदर या कम्युनिटी रेजिडेंसीज के अंदर। और स्टिल हमने देखा है कि बड़ी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी वहाँ पे माल नरिशमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उसको हम कैसे मिनिमम टू मिनिमम साइड पे लेके जा सकते हैं, उसमें जितने भी हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं उनको अपना रोल जो है वो परफॉर्म करना होगा। तो आज का जो लेक्चर है इसकी रोड मैप की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इन फूड प्रेफरेंसेस, आइदर फूड प्रेफरेंस के ऊपर कल्चर का इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। इसके अंदर फिर मजीद हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन पैटर्न्स जो हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये बात किन की हो रही है कि फर्ज किया किसी के पेरेंट्स जो हैं वो यूएस से माइग्रेट कर गए हैं और वहाँ पे फिर उनकी नई जनरेशन जो है वो वहीं पे वो उसकी बर्थ हुई है, वहीं पे उनकी ग्रूमिंग हुई है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो ज़ाहिर है इनहेरिट कर रही है अपना कल्चर जो है जहाँ से मूव करके गए थे। वहाँ का जो खाना पीना है, रहना सहना है, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, उनको वो ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जबकि नई जनरेशन जो है वो जिस नए कल्चर में जाती है वहाँ की चीजों को जो है वो ज्यादा अडॉप्ट कर लेती है। तो इसमें हम कुछ फर्स्ट जनरेशन पैटर्न्स की बात करेंगे। वो मे बी जापानीज का खाना पीना हो सकता है, वो चाइनीज का हो सकता है, वो इंडियंस का हो सकता है। और हम देखेंगे कि क्या उसमें कोई चीजें अच्छी भी पाई जाती हैं या उसके अंदर नेगेटिव चीजें हैं। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमिग्रेंट्स आर नॉट ऑल बैड। इसमें हम देखेंगे कि इमिग्रेंट्स जो होते हैं ज़ाहिर है वो अपना कल्चर लेके वहाँ पे मूव करते हैं नई जगह पे। तो उनका जो वो जो अपना वो ट्रेडिशन या कल्चर वो लेके आते हैं, स्पेशली फूड के हवाले से अगर बात की जाए तो वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखता नई सोसाइटी के ऊपर। उसमें पॉजिटिव चीज़ें जो है उनको ढूंढा जा सकता है। और जितनी भी एथनिक डाइट्स हैं ये जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अगर जापानीज जो उनकी लॉन्गेविटी ज्यादा है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो इसमें उनका लाइफस्टाइल और डाइटरी स्टाइल जो है वो मैटर करता है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी एथनिक डाइट को हम परफेक्ट नहीं कह सकते, उसके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स हो सकते हैं। तो बेहतर बात क्या होगी कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उसमें से उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, नेगेटिविटी को जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए। Then we will also discuss barriers and propose solutions to maintain nutritional health, and especially it matters
in Western world where they have effective elderly nutrition programs. न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूएसए की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, या ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज में। और ये प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मील भी प्रोवाइड किया जाता है और उसकी अगेन आगे होम लेवल पे सप्लाई करना या कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स के अंदर सप्लाई करना। इसके बाद उसमें एजुकेशन का कंपोनेंट भी रखा जाता है ताकि लोगों को जो है ना वो मोटिवेट किया जा सके कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। लास्टली वी विल समराइज द लेक्चर and at the end we have some references and some video tutorials for better understanding of the topic. So let's start from the introduction. अमेरिका जो है इसको भाई ट्रेडिशनली मेल्टिंग पॉट का नाम दिया जाता है, मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड। मेल्टिंग पॉट का वर्ड जो यूज होता है टेक्निकली, ये किसी ऐसी प्लेस के लिए हो सकता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो है वो आके इकट्ठे रहते हैं और ग्रेजुअली एक नया कल्चर जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। इसमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स डेवलप होते हैं, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अमेरिका जो है ना इसको ट्रेडिशनली मेल्टिंग पॉट कहा जाता है दुनिया का, और ये हमेशा जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको वेलकम करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेसेस, रिलीजियन। पर्पस क्या है, जो लोग यहाँ पे मूव करते हैं, दे वांट फ्रीडम, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड अ बेटर वे ऑफ लाइफ। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है वो मूव करके गए हैं अपने नेटिव कंट्रीज को जो है वो छोड़ के। तो बेसिक उनके मोटिव्स यही थे कि वो नई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करें, अर्निंग उनकी बेहतर हो और अल्टीमेटली उनकी क्वालिटी लाइफ जो है वो बेहतर हो। और अमेरिकन इस पे प्राइड भी फील करते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना उसको ओन करते हैं। और ये चीजें हमें रिफ्लेक्ट भी होती हैं वहाँ पे फ्रॉम आइदर इन द फॉर्म ऑफ फैशंस। वहाँ पे डिफरेंट फैशन वीक्स चल रहे होते हैं और आपको पूरी दुनिया का जो है ना वो फैशन वहाँ पे नजर आएगा। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स की बात कर लें, और ये भी आपको बड़ी एक वेरिएशन वहाँ पे नजर आएगी। और इसके साथ साथ फूड चॉइसेस, वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिकन फूड में इंटरेस्टेड हैं, इटालियन फूड में इंटरेस्टेड हैं, चाइनीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या इंडियन फूड आपको चाहिए, तो फास्ट फूड या ऑल टाइप ऑफ फूड चॉइसेस आर अवेलेबल देयर। फास्ट फूड रेंजिंग फ्रॉम साउदर्न फ्राइड एनीथिंग, यानी साउदर्न पार्ट्स में मोस्टली स्टफ जो उसको फ्राई करके यूज किया जाता है। तो उसमें आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे फ्राइड स्टफ मिलता है, और इसी तरह सैलड बार्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, और सैलड बार्स के साथ साथ स्टिर फ्राइड ऑप्शन जो है वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो स्टिर फ्राइंग बेसिकली एक चाइनीज टेक्निक है कुकिंग की, जिसमें इंग्रेडिएंट्स को जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट ऑयल उसमें कुक किया जाता है, और साथ साथ स्ट्रिंग एक्शन भी किया जाता है। और कुछ अगर हम वेस्टर्न कुकिंग टेक्निक्स की बात करें तो वहाँ पे साउटिंग का वर्ड यूज किया जाता है, विच इज आल्सो इक्वल टू स्टिर फ्राइंग। ये अब चीजें हर उस टाउन में अवेलेबल हैं जिसकी आबादी 10,000 के करीब है। और अमेरिका में ये रूल है कि जहाँ पे भी वो एक नया टाउन एस्टेब्लिश करते हैं और उसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 तक हो जाए, तो वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट्स जो हैं वो वहाँ पे खोलना जरूरी हो जाते हैं। तो हमारी तरह मर्जी नहीं की जाती कि बड़े शहरों में तो आपको वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन छोटे शहरों में वो स्टफ अवेलेबल नहीं होता। कंपनी को मे भी वहाँ पे इतना प्रॉफिट ना मिले, लेकिन दे आर बाउंड टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू देयर रेजिडेंट्स। इसका मकसद क्या होता है कि इंटरनल माइग्रेशन जो है ना उसको डिस्करेज किया जाता है। वहाँ पे उसी तरह की फैसिलिटीज जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज, रहने सहने की फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, ये शॉपिंग, ग्रोसरी और इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो फिर लोग जो है वो कम मूव करते हैं टूवर्ड्स अदर डेस्टिनेशंस। किसी भी लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट को
अगर विजिट किया जाए तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के मंजर जो है वो देखने के मिलते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि कुछ एल्डरली पीपल जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हों, कोई कॉफ़ी पी रहा हो, और जिस तरह हम यहाँ पे अपने हमारे बुजुर्ग जो हैं वो वर्ल्ड इवेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, लोकल इवेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। बैटरी का जो कंसेप्ट पाया जाता है हमारे विलेज लेवल पे, इसी तरह का वहाँ पे भी मंजर जो है वो देखने को मिलता है। और बाज लोग ऐसे होंगे कि वो स्टीक्स एंड एग्स खा रहे होंगे वहाँ पे। स्टीक्स जो है वो बेसिकली मीट का एक थिन पीस या स्लाइस्ड अक्रॉस द मसल फाइबर्स जो है ना वो पीसेस को आप कह सकते हैं, और नॉर्मली इनको ग्रिल किया जाता है या पैन फ्राइड किया जाता है। तो बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रिप्स में मीट को काट के, मस्कुलर पार्ट को काट के अगर उसको फ्राई कर लिया जाए तो उनको हम स्टीक कह सकते हैं। नो डाउट ये कंपैरेटिवली कनेक्टिव टिश्यूज हैं बेसिकली, तो हार्ड होंगे एज कम्पेयर टू अगर मॉडर्न हैमबर्गर या फास्ट फूड की बात करें। और इसके साथ साथ फ्राइड पोटैटोज विद केचप, तो ये कुछ चीज़ें जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये इतनी लेटेस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि वो जो ओल्ड इंडिविजुअल्स वहाँ पे नजर आते हैं वो बेसिकली अपनी जो स्टेपल डाइट्स थी उनको नहीं अभी तक भूले, जो उन्होंने ईयर्स बाय ईयर्स वहाँ पे टाइम गुजार के चीजें, नो डाउट नए सिस्टम के अंदर एंटर हुए हैं, लेकिन अभी तक अपना वो पुराना सिस्टम जो है उसको नहीं भूले। और स्पेशली जो मॉडर्नाइजेशन है लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड लैटेस, लैटेस बेसिकली कॉफी की एक किस्म कह लें, कॉफी मेड विद हॉट मिल्क उसको हम कह सकते हैं, राइस। इसी तरह ये चीज़ें जो है वो मॉडर्न भी चल रही हैं साथ साथ, और ट्रेडिशनल भी वो अपनी चीज़ें लेके चल रही हैं। although someone has started eating hamburger as it is more chewable and it's a good substitute of steak. ये अगेन यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं नीचे, ये स्टीक की रिफ्लेक्शन है, और आप इसको हैमबर्गर कह सकते हैं। एंड सम हैव कम टू फ्रेश सालसा, सालसा जस्ट लाइक केचप, एक आप प्रोडक्ट कह सकते हैं, एक सॉस की एक टाइप है, हॉट सॉस containing chilies. Most continue to enjoy old fashioned home cooking. और नो डाउट होम कुकिंग जो है वो जरूरी नहीं कि हर बंदा अपने घर के अंदर ही करे, बल्कि अब कमर्शियल किचन्स भी अब अवेलेबल हैं जहाँ पे होम कुकिंग का टच जो है वो दिया जाता है। आप भी अब देखें यहाँ पे जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं लाइक पांडा, चीता या इस तरह के, तो वहाँ पे होम कुकिंग का या होम फूड का ऑप्शन जो है वो भी अब आपको अवेलेबल है। तो रादर देन कमर्शियल आउटलेट्स यू कैन आल्सो taste the food stuff which is prepared just like in home kitchen. Food, familiar food is basically enticing. enticing जो है वो वर्ड अट्रैक्टिवनेस के लिए यूज किया जाता है, और कंफर्टिंग, पुरसकून। ठीक है, तो जो अमूमन जो हमारी फेवरेट फूड्स होती हैं या वो फूड्स जिनको हम एक हिस्ट्री के साथ जो है वो यूज कर रहे होते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक बंदा उनको यूज कर रहा होता है, तो वो हमेशा अट्रैक्टिव रहती हैं और कंफर्टिंग रहती हैं। Healthcare providers should consider ethnic food preferences in diets of elderly people for whom they are making nutrition choices. तो अगर कोई डाइटिशियन जो है वो किसी certain type of residences के साथ associated हो जाता है, community residences like ओल्ड एज होम्स आप कह सकते हैं, असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज कह सकते हैं, नर्सिंग होम्स कह सकते हैं, तो उनको एथनिक फूड प्रेफरेंसेस को जो है ना वो जरूर याद रखना चाहिए। तो ये आप समझ लें कि जितनी ज्यादा किसी के अंदर एबिलिटी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कल्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उतना ही वो अच्छा डाइटिशियन हो सकता है, स्पेशली अगर वो किसी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कल्चर जो है उसका फूड प्रेफरेंसेस के ऊपर असर होता है। यानी फूड प्रेफरेंसेस जो है वो क्या हमारी बदल जाती हैं जब हम डिफरेंट कल्चर्स
के अंदर रहते हैं या डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं. So research has shown that ethnicity plays a role in food preferences of both young and old people. Ethnicity basically it can be a social group that shares some common and distinctive cultures, religion and languages. तो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कि एक खास कल्चर को, रिलीजन को और लैंग्वेज को शेयर कर रहे थे या रिफ्लेक्ट करते हैं. तो एथनिसिटी डेफिनेटली प्लेज अ रोल इन फूड प्रेफरेंसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ age. You can say both young and old human both are affected by this. Similarly, gender also play a role in food preferences in a specific ethnic group, and these are the outcomes of some sort of studies. For example, a study was conducted. It was a cross-cultural research on the food habits in later life. Food habits in later life, in which groups of participants, they were 70 years of age and older, and they were from 5 long-lived cultures. So this is a cross-cultural study. और जो 5 long-lived cultures इन्होंने select किए study के अंदर, उसमें स्वीडिश थे जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे, ग्रीक्स जो थे वो कह लें कि ग्रीस से जो बिलोंग करते थे, यूनान से लोग जो बिलोंग करते थे, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि एक इंडिपेंडेंट बर आज़म है, वहाँ से, और इस ये भी जस्ट लाइक यूएसए, कनाडा, इसमें बहुत कंट्री से लोग जब इमिग्रेशन करके जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है. इसी तरह एंग्रो सेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग रहते हैं, और जैपनीज इन जापान. तो ऑलमोस्ट ये कह लें कि 5 कल्चर्स जो हैं उनसे उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया, और स्टडी का ड्यूरेशन क्या था, तकरीबन 5 साल तक ये स्टडी चलती रही. तो इसमें ओवरऑल जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया उसमें ये था कि डाइट जो है ना वो पॉजिटिव प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल देखा गया. इन सब ग्रुप्स के अंदर देखा गया कि मे बी उनके डिफरेंसेस होंगे सर्वाइवल के हिसाब से, एक जैसे वो नहीं हो सकते, लेकिन हर कल्चर के अंदर ये देखा गया कि डाइट का पॉजिटिव इम्पैक्ट है. यानी जितनी की डाइट अच्छी है, और ये लॉन्ग लिव्ड कल्चर्स की अगर बात की जाए तो इनकी ऑलमोस्ट डाइट जो है वो अच्छी थी, और इसको हम मेडिटेरियन डाइट के नाम से आजकल जानते हैं, जिसमें हम ज्यादा जो है वो कंजम्पशन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स के ऊपर फोकस करते हैं. हम आगे इसको देखेंगे भी कि मेडिटेरियन फूड डाइट पिरामिड क्या है, या मेडिटेरियन डाइट है क्या, मेडिटेरियन रीजन क्या है, इसकी हम बाद में बात करते हैं. ओवरऑल देखा गया कि डाइट का पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन आइदर टाइप ऑफ कल्चर्स, और स्मोकिंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव प्रिडिक्टर ऑफ सर्वाइवल. तो इन लोगों के अंदर 70 प्लस जो लोग थे, अगर उनमें कोई स्मोकर्स थे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनकी सर्वाइवल के ऊपर देखा गया. Nutritional variables such as high intake and variety of plant foods, especially vegetables, legumes, fruits, and seafood, and low intake of meat contributed to longevity across the cultures. और आज भी ये चीजें जो हैं वो अब एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं वो इसको इंडोर्स करती हैं कि हमें जो है वो ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड्स खानी चाहिए, और उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स जो हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए. सी फूड जो है उनको हार्ट फ्रेंडली कहा जाता है, और इसी तरह जो रेड मीट है स्पेशली उसका इनटेक जो है उसको मॉडरेशन के अंदर रहना जो है वो सजेस्ट किया जाता है. अल्टीमेटली these all nutritional variables are considered have important role in the longevity across the cultures. The most
easily recognized diet of this type is the Mediterranean diet, which was the dietary pattern of people living in the olive growing areas of the Mediterranean region in the mid 20th century. ये अमेरिका के अंदर जो इसके ऊपर तहकीक हुई कि भाई ये जो ऑलिव ग्रोइंग एरिया है, स्पेशली जो मेडिटेरियन सी के साथ साथ कंट्री पाए जाते हैं, तो इनकी डाइट के अंदर ऑयल का बड़ा अमल दखल है, जिसको ऑलिव ऑयल कहा जा रहा है। और यहाँ पे सबसे कम जो है ना वो हार्ट अटैक के रेट्स जो हैं वो रिपोर्टेड है, मॉर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी। तो फिर इस पे रिसर्च की गई कि इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, तो इसका आउटकम जो है वो हमें मेडिटेरियन डाइट की फॉर्म में नजर आता है। बेसिकली मेडिटेरियन डाइट सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल डाइटरी पैटर्न है, या ओवरऑल आपको डाइटरी लाइफस्टाइल कह सकते हैं, कि जिसमें सिर्फ खाना पीना मैटर नहीं करता, बल्कि कैसे खाना है, कब खाना है, ये चीजें भी साथ मैटर करती हैं। So there is a evidence that overall dietary pattern of Mediterranean diet, rather than specific food items, is responsible for overall survival of the people over 70 years of age who are living in the Mediterranean region. So this is basically the Mediterranean region. In total, there are 21 countries alongside the coastline of Mediterranean Sea. और ये कंट्रीज कौन से हैं, इसमें आपको अरब दुनिया से भी कुछ कंट्रीज नजर आएंगे, जिसमें जैसे ये इजिप्ट, इजराइल, लिबनान, साइप्रस, सीरिया, तुर्की, लीबिया, ठीक है, ये आपको कंट्रीज नजर आएंगे। और इसी तरह आपको अफ्रीकन भी कुछ कंट्रीज इसमें, मोरक्को, अल्जीरिया, ये नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यूरोप में चले जाएंगे तो आप फ्रांस, स्पेन, इटली, नॉर्मली हम कहते हैं कि जी ये स्पेन, इटली वगैरह के एरिया में जो है वो जो लोग पाए जाते हैं वो मेडिटेरियन डाइट यूज करते हैं, लेकिन ये काफी एक ब्रॉड कैटेगरी है। और स्पेशली मैंने एक स्टूडेंट को बल्गर के ऊपर काम शुरू करवाया, जो कि एक बॉइल्ड व्हीट की कह लें कि एक प्रोडक्ट है, होल ग्रेन प्रोडक्ट है। तो इसमें ये मेडिटेरियन डाइट से हमने इस चीज को पिक किया, और हमने ये देखा है कि ये टर्की में भी कई टाइप्स का बल्गर जो है वो यूज किया जाता है। तो हमारे ख्याल में ये था कि ये शायद स्पेन या इटली की प्रोडक्ट है, लेकिन ये ओवरऑल इस रीजन की प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। मेडिटेरियन डाइट पिरामिड जो है वो बेसिकली इसमें आप देखें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेली बेसिस पे सजेस्ट की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये वीकली बेस पे सजेस्ट कर रहे हैं। कुछ की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, कुछ की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लो लेवल पे रखी गई है। तो इसमें आप बेस लाइन पे देखें तो इसमें मिलजुल के खाना, ठीक है, जैसे हम हमारा एक फैमिली सिस्टम, अब खैर ये भी वीक होता जा रहा है, इसमें भी विलेज लेवल पे आपको ये ज्यादा नजर आए कि घर के लोग जो है वो इकट्ठे बैठ के दोपहर का खाना या रात का खाना जो है वो यूज करते हैं। इसके साथ साथ रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, ठीक है, डांसिंग, ये सारी टाइप की एक्टिविटीज जो है ना ये इस कल्चर में पाई जाती हैं। और इनको ये कहते हैं कि दे शुड बी एवरी डे एंड बी फिजिकली एक्टिव, एंजॉय मील्स विद अदर्स। तो ये देखिए कंसेप्ट, जैसे इस्लाम में कहा जाता है ना कि अगर आप अकेले खाना खाएंगे तो वो आपके लिए इतना हेल्दी नहीं है, बल्कि अगर आप किसी के साथ बैठ के खाना खाएंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वही कल्चर हमें यहाँ पे भी नजर आता है। और एवरीडे रिगार्डिंग ईटिंग अगर बात की जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल व्हीट ग्रेन्स, जिसको मैंने बल्गर, कुसकुस, इस तरह की प्रोडक्ट्स का नाम लिया, ऑलिव ऑयल, बीन्स, नट्स, लिग्यूम्स एंड सीड्स एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस, these should be used on daily basis and these should make the base of the pyramid, means we should consume them in more quantity. Similarly, fish and other marine sources should be a part of diet at least twice in a week. Similarly, on weekly basis, poultry, eggs, cheese, and yogurt they are suggesting, and less often recommendation is of meat and sweets. What should also be a part of daily meal or diet. Uh, Wine is the social drink of this culture, but they have also suggested its intake in moderation. This is another view of Mediterranean
diet pyramid, especially for individuals aged 18 to 65 years. And here you can see at the base, the message is physical activity, seasonality, use of local products, and convivial. Convivial is basically friendship, fond of feasting, पार्टी वगैरह जो होती है इस तरह की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। आप कह सकते हैं कि मिलजुल के खाने को जो है वो यहाँ पे मैसेज इसका दिया गया है। और पानी जो है वो इसकी बेस रखी गई है। इसके बाद अगर आप मील की बात की जाए तो इसमें एवरी मील, मेन मील हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, उसमें वो फ्रूट्स आप देखें, वेजिटेबल्स की बात की जा रही है, सीरियल्स की सर्विंग्स जो है वो, जो आम फूड गाइड पैरामिड है उसमें 6 to 11 थी, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 सर्विंग्स जो है वो नजर आ रही हैं। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हेल्दी ऑयल्स, जो फर्स्ट फूड गाइड पैरामिड थी 1992 में जो यूएसडीए ने दी थी, उसमें कहा गया था कि स्पेरिंगली यूज करना चाहिए फैट्स एंड ऑयल्स को, और खास इसकी सर्विंग या रिकमेंडेशन नहीं थी। लेकिन इस पिरामिड में आपको 3 से 4 सर्विंग्स जो है वो हेल्दी ऑयल मींस ऑलिव ऑयल जो है उसकी कहा गया। और इसके साथ साथ 1 to 2 सर्विंग्स ऑफ ऑलिव्स, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, गार्लिक, अनियंस। तो ये चीजें जो है इनको डेली बेसिस पे रेकमेंड किया गया है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको वीकली बेसिस पे, इसमें मोस्टली मीट, एग्स, रेड मीट जो है इसको लेस फ्रीक्वेंटली का वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पे सर्विंग्स अगर आप देखें तो लेस देन 2 सर्विंग्स, लेस देन 2 सर्विंग्स ऑफ स्वीट्स, लेस देन 1 सर्विंग ऑफ प्रोसेस्ड मीट, लेस देन 3 सर्विंग्स ऑफ वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, वाइट राइस, पोटैटोज, वाइट कोस्कोस, यानी जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वीट की। तो आप देखें कि हम तो ज्यादा ये चीजें खा रहे हैं, जिनको वो वीकली कह रहे हैं उनको हमने डेली रखा हुआ है, और जिनको डेली होना चाहिए वो मे बी हमारी मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन उसको अवेलेबल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेडिटेरियन डाइट पैरामिड को एलैबोरेट करें तो इसमें इसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं कि जिसमें ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जाता है, सी फूड्स को यूज़ किया जाता है, प्लांट बेस्ड फूड्स जो है उनको ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया है। और इसके साथ साथ जो फैक्टर्स इसकी बेस में मेंशन किए गए हैं, जिसमें मिलजुल के खाना और फिजिकल एक्टिविटी का होना, स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना, लोकल प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना, ये इसके सेलिएंट फीचर्स आप लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है एक कल्चर की हमने बात की है, एक मल्टी कल्चरल स्टडी जो है वो आपके साथ शेयर की है। इसी तरह एक और स्टडी की बात कर लेते हैं, और ये बात हो रही है एक जजीरे की। और ये जजीरा जो है वो बेसिकली कहाँ का है, ये जापान में एग्जिस्ट करता है, ओकिनावा। ओकिनावा जो है वो इनका तकरीबन 5th लार्जेस्ट आइलैंड है जापान के अंदर अगर देखा जाए। और तकरीबन 135 ईयर्स हो गए इस को जापान के साथ एसोसिएटेड हुए। लेकिन स्टिल ये जापानीज की आपको सारी चीजें इनके अंदर नजर नहीं आएंगी। दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर। नो डाउट ये 100+ ईयर से जापान का पार्ट है, लेकिन स्टिल इनका ओकिनावा का जो कल्चर है वो डिफर करता है। दे आर इंटैक्ट विद देयर कल्चर। और ये जजीरा जो बेसिकली रॉकेट आइलैंड ऑफ जापान उसके साथ एसोसिएटेड है। Okinawans have one of the longest life expectancy and lowest disability rate in the world. तो दुनिया में देखा जाए कि जो सेंचुरियंस हैं, नंबर ऑफ सेंचुरियंस हैं, वो भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हर बंदा जो है ना 80-80, 90-90, 100-100 साल की एज जो है वो पाता है। और विदाउट जो डिसेबिलिटीज है, डिसेबिलिटी रेट जो है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो इनकी डाइट को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये स्वीट पोटैटो यूज करते हैं, और मोस्टली ये प्लांट फूड्स स्पेशली सीवीड एंड सोया एंड हर्बेशियस प्लांट्स जो इनको यूज करते हैं। इसके साथ साथ मीट इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड पोर्क एंड ग्रीन टी
एंड टी। इनकी अपनी एक टिपिकल टी है, जैसे हम ब्लैक टी विद मिल्क यूज करते हैं, इस तरह का इनका भी एक हॉट बेवरेज है। तो अब इसमें देखा गया कि इनकी में भी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा और विद मिनिमम डिसेबिलिटी जिंदा रहने की जो वजह है वो ये इनका खाना पीना है। इसी तरह देखा गया कि ये अभी तक अपनी जो फूड कल्चर है उसको इन्होंने कैसे इंटैक्ट किया हुआ है कि दे रेगुलरली ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। तो ये फेस्टिवल्स के अंदर में भी इस तरह के फूड के कंपटीशंस करवाते होंगे, जिनकी वजह से स्टिल इनका कल्चर, जैसे हम पाकिस्तान में अभी भी हम कहें ना कि साग और मकई की रोटी और इस तरह की चीजें जो है, तो अब ये सिस्टम से ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहाँ पे गुड़ बनाना, साग और मकई की रोटी और शुगर केन जूस है इसकी अवेलेबिलिटी, तो ये चीज़ें इनका एक किस्म का रिवाइवल हो जाता है और मोस्टली पीपल इनको लाइक करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो अगर ये चीज़ें सिस्टम से निकल जाएं तो एक जनरेशन ऐसी आ जाए कि जिनको इनका पता भी ना हो। फूड एंड हेल्थ आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड इन अदर कल्चर्स एज वेल। तो जापान के कल्चर की भी हमने बात कर ली है और मेडिटेरियन रीजन की भी बात कर ली है। चाइनीज फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि भाई खाने पीने में बैलेंस होना चाहिए हॉट एंड कोल्ड फूड्स का। तो उनके हॉट एंड कोल्ड फूड का कंसेप्ट पाया जाता है। और आपने सुना होगा कि इवन जो पानी वहाँ पे सर्व किया जाता है वो हॉट वाटर होता है। चाइनीज हॉट वाटर जो है वो 24 आवर्स जो है ना उसको यूटिलाइज करते हैं, हमारी तरह वो बर्फ या ठंडा पानी जो है उसको यूज नहीं करते। इसी तरह वियतनामीज, वियतनामीज कौन से हैं जो वियतनाम के अंदर लोग रहते हैं। मे बी आपको वियतनाम की जंग याद आ जाए और यहाँ पे अमेरिका जो है ना उसको अच्छी खासी ट्रबल हुई थी इनके साथ फाइट करके। वियतनामीज कंज्यूम राइस फॉर बोथ लंच एंड सपर, मींस जो डिनर है उनका, एंड 94 डू नॉट स्नैक। देखें दुनिया में ऐसा कल्चर भी पाया जा रहा है कि जो स्नैकिंग नहीं करता। तो हमारे भी इवन डेवलपिंग कंट्री हैं हम और इकोनॉमिक भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो मील्स के साथ साथ स्नैक्स जो है ना उनको यूज करना जो है वो लाइक करते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन इन फिलाडेल्फिया, एक यूएसए की स्टेट है और वहाँ पे मैंने बात की है ना कि डिफरेंट रीजन से लोग जो है वो वहाँ पे माइग्रेट करके गए और फिर उसी का पार्ट एंड पार्सल बन गए। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है रिपोर्टेड स्पेसिफिक कल्चरल एटीट्यूड अबाउट वेयर एंड विद होम फूड इज इटन। तो अब इनके लिए सिर्फ फूड मैटर नहीं कर रही, बल्कि ये भी मैटर कर रहा है कि खाना खाना कहाँ पे जाके और किसके साथ खाना है। मीन्स के कुछ लोगों के साथ वो में भी खाना खाने में प्लेयर ड्राइव करते हैं। इसी तरह अफ्रीकन अमेरिकन जो कि हैं तो वो अफ्रीकन अमेरिकन बट दे आर रिजाइडिंग इन फ्लोरिडा अनदर स्टेट, reported a general perception that eating healthy food mean turning their back onto their culture in an effort to conform। तो यहाँ पे उनको जब कहा जाता है ना कि आप हेल्दी ईटिंग करें तो वो कहते हैं नहीं भाई हमने ये नहीं करना। जैसे हमारे नहीं यहाँ पे कहते हैं कि ये तो हमारे अबाउजदाद करते थे तो हमने उनके अगेंस्ट नहीं चलना। वहां पे उन्होंने भी कहा हुआ है कि भाई जो हमारी खाने पीने की आदतें हैं ना उनको नहीं अब हमने बदलना। इसका मतलब क्या होगा कि हमने अपने कल्चर को बैक कर दिया। इसी तरह ओजिब्वे क्री इंडियंस इन नॉर्थ इंटायरो, जो कि एक कनाडा के अंदर कह लें कि एक प्रोविंस है, तो वहाँ पे जो ओजिब्वे क्री इंडियंस जो थे, दे हैव द परसेप्शन दैट इंडियन फूड्स एज हेल्दी एंड वाइट मैन्स फूड एज अनहेल्दी। जैसे हम भी यहाँ पे कहते हैं कि हमारी फूड्स जो है वो हेल्दी हैं और इसके मुकाबले में जो वेस्टर्न फूड्स आई हैं यहाँ पे, जो फास्ट फूड की फॉर्म में यहाँ पे आई हैं, वो अनहेल्दी हैं। तो कल्चर however is not static, therefore either is the food culture static। जिस तरह कल्चर स्टैटिक नहीं है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि इंटरकल्चरलाइजेशन या इसको हम कल्चराइजेशन का वर्ड यूज करते हैं कि कल्चर जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। यानी ये वो प्रोसेस है कि जिसमें अडॉप्टेशन द कल्चरल ट्रेड्स और सोशल पैटर्न्स ऑफ अनदर ग्रुप जो है वो पाया जाता है। तो
ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब देखा है किसी तरह फूड कल्चर भी अब स्टैटिक नहीं रहा, ये भी अब मिक्स अप हो चुका है और ये फिनोमेना जो अब हमें ग्लोबल लेवल पे नजर आता है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस इन फूड प्रेफरेंसेस, अब हम बात करेंगे इसमें कि जो फर्स्ट जनरेशन के पैटर्न्स खाने पीने के थे, उनका क्या इन्फ्लुएंस है। तो